सोचो, आज से तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले का लम्हा। न जमीन थी, न आसमान, न सितारे, न रोशनी, न वक्त का बहना और ना ही स्पेस का फैलाव। न यहां था, न वहां, सिर्फ एक ऐसी हालत जहां कुछ भी नहीं था और फिर भी सब कुछ होने वाला था। आज साइंस इस लम्हे को बिग बैंग के नाम से जानती है, लेकिन बिग बैंग को समझने से पहले एक गलतफहमी दूर करना जरूरी है। बिग बैंग किसी जगह पर हुआ धमाका नहीं था, क्योंकि उस वक्त जगह ही मौजूद नहीं थी। ये किसी स्पेस के अंदर हुआ ब्लास्ट नहीं, बल्कि स्पेस और टाइम खुद इसी वाक़ये के साथ पैदा हुए। यानी बिग बैंग से पहले पहले का लफ्ज ही बेमानी हो जाता है, और यहीं से असल सवाल शुरू होता है। अगर वक्त और स्पेस दोनों का आगाज बिग बैंग से हुआ, तो फिर बिग बैंग को शुरू किसने किया? साइंस यहां तक तो बताती है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। 1929 में एडविन हबल ने देखा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका सीधा मतलब यह था कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, और अगर आज एक्सपैंड हो रहा है तो कल छोटा था और उससे पहले और छोटा, यहां तक कि तमाम चीजें एक ही नुक्ते पर सिमट जाती हैं, जिसे साइंस सिंगुलैरिटी कहती है। यहां डेंसिटी इन्फिनिट होती है, टेम्परेचर इन्फिनिट होता है और फिजिक्स के कवानीन खुद खामोश हो जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो पहले इस बात को मानने से इनकार करते थे, आखिरकार कहने पर मजबूर हुए कि यूनिवर्स का एक बिगिनिंग है। और जैसे ही साइंस ने बिगिनिंग को तस्लीम किया, फिलॉसफी और रिलीजन दोनों दोबारा स्टेज पर आ गए, क्योंकि जो चीज शुरू होती है उसके पीछे वजह का सवाल लाजमी होता है। अब यहीं पर कुरान एक अजीब और गहरा चैलेंज देता है। कुरान सूरे अल-अनबिया में कहता है कि क्या लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि आसमान और जमीन दोनों बंद थे, फिर हमने उन्हें फाड़ दिया। यहां कुरान कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि सोचने पर मजबूर कर रहा है। अरबिक का लफ्ज रत्क मतलब बंद, फ्यूज्ड, एक दूसरे में मिला हुआ, और फतक मतलब फाड़ देना, अलग कर देना। यह सिर्फ पोएटिक लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि साइंस आज कहती है कि स्पेस, टाइम और मैटर एक ही यूनिफाइड स्टेट में बंद थे और फिर एक्सपेंशन हुई। यह सिर्फ लफ्जों की सिमिलैरिटी नहीं, कॉन्सेप्ट की सिमिलैरिटी है। और ये बात सिर्फ आज के लोग नहीं कह रहे। 12th सेंचुरी के मुफस्सिर इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि आसमान और जमीन से मुराद सिर्फ ये प्लैनेट नहीं, बल्कि तमाम ऊपर और नीचे के वजूद है। इब्न कथीर लिखते हैं कि अल्लाह ने एक ही क्रिएशन को फिर मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर किया। ये सब बिग बैंग से सदियों पहले लिखा गया, जब न टेलीस्कोप था, न सैटेलाइट्स, न इक्वेशंस, सिर्फ कुरान और अक्ल थी। फिर मॉडर्न साइंस ने 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन डिस्कवर की, एक हल्की सी रोशनी जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है और जिसे बिग बैंग का आफ्टर ग्लो कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने माना कि यूनिवर्स का बिगिनिंग है, लेकिन फिर भी साइंस यहीं रुक जाती है, क्योंकि साइंस कैसे तक तो पहुंच जाती है, लेकिन क्यों पर खामोश हो जाती है। यहीं से फिलॉसफी सवाल उठाती है। 11th सेंचुरी के ग्रेट थिंकर इमाम अल-गज़ाली ने कहा था कि इन्फिनिट पास्ट लॉजिकली मुमकिन नहीं। आज इसी को कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जो चीज शुरू होती है उसका कॉज होता है। यूनिवर्स शुरू हुआ, इसलिए यूनिवर्स का कॉज है, और क्योंकि यूनिवर्स के साथ ही वक्त और स्पेस पैदा हुए, तो उसका कॉज वक्त और स्पेस से बाहर होना चाहिए, बेनियाज होना चाहिए और बेहद कुदरत वाला होना चाहिए। अब कुरान इस कॉज को सिर्फ थ्योरी नहीं बनाता, बल्कि पहचान देता है। कुरान कहता है अल्लाह समद है, जो किसी का मोहताज नहीं और जिसका मोहताज हर चीज है। बिग बैंग के लिए जो एट्रीब्यूट्स चाहिए, कुरान वही एट्रीब्यूट्स अल्लाह के लिए बयान करता है। ये कहना जरूरी है कि कुरान कोई फिजिक्स की टेक्स्ट बुक नहीं और साइंस कोई वही नहीं। कुरान का मकसद फॉर्मूलाज देना नहीं, बल्कि इंसान को सोचने पर मजबूर करना है। लेकिन जब साइंस किसी बुनियादी हकीकत को डिस्कवर करती है और कुरान पहले ही उस तरफ इशारा कर चुका होता है, तो एक सवाल खुद ब खुद पैदा होता है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? बिग बैंग सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं लगता, शायद ये वो लम्हा है जब क्रिएशन ने खुद अपने खालिक की गवाही दी।